नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वन एफर्ट में। आज हम बात कर रहे हैं यूनिट 3 की, जिसमें हम लोग बात करेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग की। और जो लेक्चर है हमारा 7 नंबर 1। इससे पहले ऑलरेडी मैं 2 यूनिट को कंप्लीट करा चुका हूं, जिसमें हमने बताया था, पहले यूनिट में बताया था इंट्रोडक्शन टू हाईवे इंजीनियरिंग। सेकंड यूनिट में हमने बताया था जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। अब ये तीसरा यूनिट है हमारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग, और ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हमारा लेक्चर नंबर है 7 का ए। और 7 का एक यानी कि पार्ट ए है 7 का। उसमें हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में, बात करेंगे ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा के बारे में, ट्रैफिक स्पीड स्टडीज के बारे में, मेथड्स ऑफ स्पॉट स्पीड स्टडी, क्यूमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, स्पीड एंड डिले स्टडीज। इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लें। मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, प्लेलिस्ट में भी देख लें, और मैं उस प्लेलिस्ट को अभी अपने जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर इसको डाल दूंगा, तो वहां पर जाकर के देख सकते हैं। अगर मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और उनको अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको इन लेक्चर्स की नीड है। चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। अब बात कर रहे हैं हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में। तो बेसिकली जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग है उसकी डेफिनेशन से पहले मैं यहां पर ये बात करने वाला हूं कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है हमारा, इसको हम ओवरऑल टॉपिक को किस तरीके से पढ़ेंगे। तो इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग में को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो है ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा है हमारा ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस, और तीसरा है हमारा ट्रैफिक अपीयरेंस एंड कंट्रोल। तो इसको हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और 3 पार्ट में सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं अभी ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। उसके बाद बात करेंगे ट्रैफिक स्टडी एनालिसिस के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे ट्रैफिक अपीयरेंस एंड कंट्रोल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरीके से उसको पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले अगर मैं ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर फर्दर हम डिवाइड कर रहे हैं इसको। रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में। एक में फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंट, इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं। और जो दूसरा व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के टाइप में। तो व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डिवाइड करते हैं यहां पर 2 टाइप में। स्टैटिक पढ़ेंगे उसके बारे में, और डायनेमिक के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और जो स्टैटिक है, स्टैटिक को बेसिकली 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया है, एक तो वेट में और एक डायमेंशन में। और जो डायनेमिक है, उस डायनेमिक में हम लोग पढ़ेंगे पावर के बारे में, स्पीड के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, टर्निंग के बारे में और ब्रेकिंग फोर्स के बारे में। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग की जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात करेंगे। ट्रैफिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन बेसिकली होती क्या है। तो देखिए, जैसा कि आप एक इस फिगर में भी देख रहे हैं, ट्रैफिक व्हीकल, जो हमारे व्हीकल हैं वो हमारे व्हीकल लेफ्ट से आ रहा होगा, राइट से आ रहा होगा, सामने से आ रहा होगा, पीछे से भी आ रहा होगा। तो इस तरीके के व्हीकल जो आते हैं उसको हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग में बात करते हैं। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग की अगर हम यहां पर बात करें तो ये एक इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जो रोड नेटवर्क और टर्मिनल्स की ट्रैफिक परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट करता है ना। और अगर इसमें फर्दर और बात करें तो इसमें ट्रैफिक की सिस्टमैटिक स्टडी, साइंटिफिक एनालिसिस और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है। तो ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन है। और ट्रैफिक को आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, इस फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं ट्रैफिक को। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर, जैसा कि हमने फ्लो चार्ट में बताया था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो रोड यूजर अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन की। भाई ह्यूमन ही तो होगा जो रोड को यूज कर रहा होगा, तो उसी के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं फिर तब। तो रोड यूजर्स का मतलब ह्यूमन की बात करने, तो ह्यूमन एलिमेंट जो है इन्वॉल्व होता है, कुछ चीजें उसके अंदर ये इनबिल्ट होनी चाहिए। अब वो किसी भी तरीके से जो है ह्यूमन जो है रोड को यूज कर सकता है, चाहे वो पेडिस्ट्रियन के फॉर्म में, यानी कि पैदल भी जा सकता है रोड पर, है ना, साइकिल भी लेके जा सकता है, कार भी ड्राइव कर सकता है, मोटर ड्राइव भी कर सकता है। तो किसी भी तरीके से वो यूज कर सकता है रोड को। तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स की हमें कुछ जरूरत होती है।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल में क्या होता है? तो देखिए फिजिकल में होता है कि आंखों से हम लोग देखते हैं रोड और ट्रैफिक को देख करके उसके साइज, शेप, डिस्टेंस और स्पीड को इवेल्युएट करके सेफ्टी का यूज करते हैं, है ना। तो फिजिकली तो ये हो गया, यानी कि देखा सामने वाले व्हीकल को, उसका साइज क्या है, उसकी शेप क्या है, वो कितनी डिस्टेंस पर है, किस स्पीड पर है, तो ये सारी चीजें इवेल्युएट करते हैं फिजिकली हम। फिर उसके हिसाब से हम लोग सेफ्टी का यूज करते हैं। अब दूसरे पॉइंट पर आए मेंटल की, तो मेंटल का मतलब है यहां पर भाई थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए हमें व्हीकल चलाते समय। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, स्किल होना चाहिए आपके पास, कौशल होना चाहिए एक तरीके का। अगर हिंदी में बात करें तो स्किल का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपको ये व्हीकल है, ये बी व्हीकल है मान लो, और ये ए व्हीकल है, और ए व्हीकल को बी से जब ओवरटेक कराएंगे आप, तो आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट से ओवरटेक कराना है या फिर राइट से ओवरटेक कराना है ना। तो लेफ्ट से कभी ओवरटेक नहीं कराते हम लोग, हमेशा राइट से ओवरटेकिंग करते हैं। तो ये सब पता होना चाहिए, कि स्किल होना चाहिए। और क्या है एक कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटल के अंदर बात करें तो एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए रोड पर जाते समय। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फ्रेशर गए रोड पर व्हीकल चलाने लगे, हाईवे पर चलाने लगे अपना व्हीकल, तो इस तरीके का भी नहीं होना चाहिए। अब लिटरेसी, पढ़े लिखे भी होने चाहिए भाई। भाई मान लीजिए कि आप किसी भी रेड लाइट पर लाइट, वहां पर जो रेड लाइट होती है, अब रेड लाइट लगी हुई है, वहां पर आप जो है अपने व्हीकल को लेके जा रहे हैं, तो फिर उससे क्या होगा, आपका चालान कट जाएगा और एक्सीडेंट भी हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपके अंदर लिटरेसी होनी चाहिए इन सब चीजों का। तो इतनी तो कम से कम नॉलेज होनी चाहिए, लेफ्ट किधर है, राइट किधर है ना। तो जो साइन सिंबल लगे हुए होते हैं उनका क्या मतलब है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो ये भी अफेक्ट करती हैं रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स को। अगर हम थर्ड पॉइंट में बात करें साइकोलॉजिकल में, जो साइकोलॉजिकल है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये डिपेंड करती है हमारी पीआईवी थ्योरी पर। पी का मतलब होता है परसेप्शन, ये जो पी है इस पी का मतलब है परसेप्शन, और आई फॉर इंटेलेक्शन, और ई फॉर इमोशन, और वी फॉर वॉल्यूशन। तो ये चार चीजें हैं, इन पर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड होती है। परसेप्शन का मतलब है यहां पर कि सामने कोई व्हीकल देखा, उसकी एक अनुभूति हुई आपको, फिर आपके माइंड में इमेज होनी चाहिए कि भाई अगर मान लो सामने से कार है तो कार के हिसाब से मुझे ओवरटेक करना है, या जो भी आगे पीछे जाना है, या फिर ब्रेक लगाने हैं। अगर ट्रक है तो ट्रक के हिसाब से मुझे देखना है। और फिर दूसरा है इंटेलेक्शन। इंटेलेक्शन का मतलब है कि आपके अंदर उतनी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए उन सब चीजों को देख के कि रोड पर कौन सा व्हीकल है, किस तरीके से कंट्रोल होगा। और इमोशन भी होना चाहिए। और नेक्स्ट अगर बात करें वॉल्यूशन की, तो वॉल्यूशन का मतलब है कि इच्छा आपके अंदर जाहिर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपके अंदर इच्छा तभी तो आएगी जब सामने वाला व्हीकल है, ट्रक है, तो ट्रक देखा आपने, ट्रक देखते आप व्हीकल, आपके अंदर एक अंदर से इच्छा आनी चाहिए कि हाँ मुझे अपना व्हीकल रोकना है या फिर जो है स्टॉप करना है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। अगर नेक्स्ट बात करें एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट में क्या है, वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशन होती है जो रोड यूजर्स और ट्रैफिक स्ट्रीम्स को अफेक्ट करती हैं। तो वेरियस में कौन कौन सी आएंगी, जैसे अगर मान लीजिए मैं बात करूं एनवायरमेंटल कंडीशन में, आपका हो सकता है कि वेदर कंडीशन हो सकता है। वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन किस तरीके से इफेक्ट करेगा, अगर मान लीजिए बारिश हो रही है तो बारिश में क्या होगा, आपकी जो विजिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बढ़ जाएगी, है ना। और वहां पर जो हमारा व्हीकल है रोड पर, उसकी स्लिपरी बढ़ जाएगी, यानी कि व्हीकल स्लिप होना स्टार्ट कर देगा। तो ये सारी चीजें होती हैं एनवायरमेंट कंडीशन में। तो एनवायरमेंट में जैसे मैंने बताया वेदर कंडीशन है, इसी तरीके की और भी होती है। लाइटिंग कंडीशन हो सकती है, रोड सरफेस कंडीशन हो सकती है, एयर क्वालिटी हो सकती है, नॉइज पॉल्यूशन हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर हो सकता है। और आपका अर्बन में आप चला रहे हैं अपने व्हीकल को या फिर रूरल में चला रहे हैं, ये भी एक इन्वायरमेंटल कंडीशन हो सकती है। तो ये बहुत सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन है। अगर हम नेक्स्ट बात करें व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में आप बात करेंगे व्हीकल की स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि साइज है, वेट है, और आपका मैक्सिमम टर्निंग एंगल है, रोड डिजाइन को अफेक्ट करता है। स्टैटिक का मतलब है कि रुका हुआ। तो अगर मान लीजिए कोई भी व्हीकल है, उसकी डायमेंशन, भाई कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, ये सब पता होना चाहिए। उसका वेट कितना है, भाई अगर मोटरसाइकिल के लिए या बाइक के लिए बात करेंगे आप, तो उसका वेट अलग होगा, और ट्रक की बात करेंगे तो
तो उसका वेट अलग होगा। मैक्सिमम टर्निंग एंगल कितना है, तो अगर मान लीजिए भाई दो कार हैं आपके पास, एक ये कार है और एक ये कार है, ये मान लीजिए आपकी न्यू कार है और ये आपकी ओल्ड कार है ना, तो न्यू कार का जो टर्निंग एंगल होगा वो एक अच्छे से होगा, है ना, लेकिन ओल्ड कार का होगा उसका इतना अच्छे से नहीं होगा, इतना इफिशियंट नहीं होगा एज कंपेयर टू न्यू। तो तो मैक्सिमम टर्निंग एंगल पर भी डिपेंड करता है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं व्हीकुलर करेक्टरिस्टिक्स की। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हाइट ऑफ व्हीकल, ये अफेक्ट करता है क्लियरेंस ऑफ द ओवरहेड स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हाइट जो है इतनी होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी भी आप ब्रिज के नीचे से होकर के जा रहे हैं तो वहां पर उसकी हाइट उतनी नहीं होनी चाहिए कि आपका जो व्हीकल है उस ब्रिज से पास ही ना हो पा रहा है। तो ये सारी चीजें भी हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब अगर बात करें लेंथ ऑफ व्हीकल की, वो अफेक्ट करता है कैपेसिटी को। भाई बहुत लेंथी व्हीकल है तो आपका कैपेसिटी को भी इफेक्ट करेगा और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को भी करेगा, तो ओवरटेकिंग होने में भी दिक्कत आएगी। अगर नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें तो व्हीकल की जो स्पीड है और एक्सेलरेशन है, ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये रोड डिजाइन को अफेक्ट करती है। स्पीड और एक्सेलरेशन भी पावर पर डिपेंड करती है। जो स्पीड और एक्सेलरेशन है वो किस पर डिपेंड करती है, पावर ऑफ इंजन पर डिपेंड करती है। अब बात करें इंपोर्टेंट व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो व्हीकल की ही बात चल रही है, पहले रोड यूजर्स यानी कि ह्यूमन की बात कर रहे थे हम लोग। अब बात करें हम लोग व्हीकल के बारे में, तो व्हीकल की जो डायमेंशन है एज पर आईआरसी, आईआरसी ये कहता है कि मैक्सिमम लेंथ जो है उसकी 6 मीटर मानते हैं, विड्थ 2.44 होती है और हाइट ऑफ द व्हीकल 4.3 मीटर होती है, ये आईआरसी रेकमेंड करता है। वेट ऑफ लोडेड व्हीकल, अगर हम बात करें यहां पर वेट ऑफ लोडेड व्हीकल की, तो भाई ये डिपेंड करता है, ये अफेक्ट्स करता है किस किस को, डिजाइन ऑफ पेमेंट को और पेमेंट की थिकनेस को। भाई कितनी पेमेंट की थिकनेस रखनी है, अगर मान लीजिए जिस पर मान लीजिए किसी एक रोड है जिस पर ट्रक पास होते हैं और एक है जिस पर केवल कार और बाइक पास होते हैं, तो दोनों के हिसाब से हमें अलग अलग डिजाइन करना पड़ेगा, है ना, और दोनों में रोड की जो थिकनेस है वो भी अलग होगी। अगर नेक्स्ट बात करें हम यहां पर स्पीड ऑफ व्हीकल की, ये अफेक्ट करता है किस किस को, साइड डिस्टेंस को, सुपर एलिवेशन को, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को और वैली कर्व को। सुपर एलिवेशन, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व और ये वैली कर्व अगर ये आपने नहीं देखे, नहीं समझा है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। मैंने 6 का जो डी है, मैंने 6 में 4 वीडियो बनाए ए बी सी डी, तो उसमें जो डी पार्ट है उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पर बहुत अच्छे से क्लियर करी है मैंने। अब बात करें हम लोग नेक्स्ट ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, ये डिपेंड करता है किस पर, डिजाइन पर और टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम पर। हम लोग ब्रेकिंग की बात करें, पहले हमने ह्यूमन के बारे में बात करी यानी कि ड्राइवर के बारे में बात करी, और दूसरा हमने बात करी व्हीकल के बारे में। अब बात करें स्पेशली व्हीकल की ही अंदर आता है ये, लेकिन ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये डिपेंड करता है किस पर, डिजाइन पर, भाई किस तरीके की आपने ब्रेक डिजाइन किया है, टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम पर, किस टाइप का ब्रेकिंग सिस्टम है, और इसकी इफिशियंसी पर। और ब्रेकिंग टेस्ट के दौरान कम से कम 2 मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें ये दे रखे हैं 3, ताकि पेमेंट की, इसलिए ये भी ताकि जो पेमेंट है, पेमेंट की स्किड रेजिस्टेंस का निर्धारण किया जा सके। तो ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में हम यही करेंगे, तो एटलीस्ट 2 क्राइटेरिया को इनमें से हमारा फुलफिल करना चाहिए, जो 3 क्राइटेरिया दे रखे हैं, जैसे ब्रेकिंग डिस्टेंस है, इनिशियल स्पीड है और एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेकिंग एप्लीकेशन है। और ये जो ब्रेकिंग एप्लीकेशन होगा ये 30 सेकंड में होगा, मिनट में नहीं होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल के बारे में। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा, लेंथ ऑफ स्किड रेजिस्टेंस इज 10 मीटर एंड इनिशियल स्पीड इज 30 kmph, फाइंड द स्किड रेजिस्टेंस और स्किड रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। तो यानी कि इसमें पूछ रहा है स्किड रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। स्किड रेजिस्टेंस कोफिशिएंट का मतलब होता है स्मॉल एफ। एफ की वैल्यू कितनी होगी, जब लेंथ ऑफ स्किड रेजिस्टेंस 10 मीटर दे रखा है और स्पीड 30 kmph दे रखी है। तो स्किड रेजिस्टेंस का मतलब, लेंथ ऑफ स्किड रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर एसएसडी होगा। एसएसडी कितना दे रखा है, 10 मीटर है। ये एसएसडी क्यों होगा, एसएसडी इस वजह से होगा क्योंकि स्किड रेजिस्टेंस का मतलब हम लोग ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं। तो ब्रेक लगाते हैं कब, जब एक व्हीकल यहाँ पर है और एक व्हीकल यहाँ पर है। तो ये व्हीकल क्या करेगा, ए वाला, और ये बी है मान लीजिए, ए वाला क्या करेगा, सामने वाले व्हीकल को
देखेगा और अपना ब्रेक लगाएगा। जितने डिस्टेंस में ब्रेक लगाएगा, जितने डिस्टेंस में स्किड का रेजिस्टेंस करेगा, उसी को तो हम लोग एसएसडी कहते हैं। तो वही एसएसडी की लेंथ दे रखी है ये। और उस एसएसडी की लेंथ कितनी दे रखी है हमें यहाँ पर? 10 मीटर दे रखी है। और उसकी इनिशियल स्पीड यानी कि v कितना दे रखा है? 30 kmph दे रखा है। 30 kmph दे रखा है। अब यहाँ पर ये तीनों चीजें जब हमें गिवन है, तो हम इनके बेस पर हम जानते हैं कि एस एस डी इज इक्वल टू क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन में 254 अपॉन में एफ। एस एस डी की वैल्यू 10 मीटर और v की वैल्यू 30 और f की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो f की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये f की वैल्यू निकलेगी, यही हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फाइंड द स्किड रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ भी f की बात कर रहा है, स्किड रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट ऑफ इनिशियल स्पीड ऑफ 40 kmph एंड एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन इज 1.8 सेकेंड। तो यहां पर f पूछ रहा है, f की वैल्यू क्या होगी कब? जब हमारा जो स्पीड है वो 40 kmph दे रखा है और एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ए ब्रेक यानी कि ब्रेक लगाने का जो टाइम है वो भी दे रखा है। तो इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? हम जानते हैं u इज इक्वल टू वी प्लस ए टी। यू फाइनल स्पीड है, v इनिशियल स्पीड है। तो जब हम ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक लगाने के बाद फाइनल स्पीड क्या मिलेगी मुझे? 0। तो कैपिटल ये u है, u की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। v की वैल्यू इसमें दे रखी है 40। इसको मीटर पर सेकंड के टर्म में लाएंगे तो 0.278 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस a एक्सेलरेशन निकालना है हमें, और जो t है, t टाइम दे रखा है 1.8। तो यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद a की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। a की वैल्यू होगी 6.178। हम जानते हैं कि स्मॉल f यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलें या फिर उसको इसके रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट बोलें, बात एक ही है। तो इसके रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट यानी कि स्मॉल f हम जानते हैं स्मॉल a अपॉन में g होता है, और स्मॉल a की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 6.178 अपॉन में g की वैल्यू हम जानते हैं 9.81। तो ये इसका आंसर होगा 0.629। तो ये दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 इसी पर बेस्ड। अ व्हीकल मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 40 kmph, यानी कि स्पीड दे रखा है हमें, v की वैल्यू 40 kmph, was stopped by applying the brake and length of the skid resistance, यानी कि SSD की वैल्यू दे रखी है 12.2 मीटर। इफ द एवरेज स्किड रेजिस्टेंस दे रखा है, स्किड रेजिस्टेंस यानी कि मैंने मान लिया इसको एफ डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं अभी समझने के लिए। तो ये क्या है? यहां पर 0.70 दे रखा है। अब पूछ रहा है इसमें इफिशियंसी क्या होगी जब ये वैल्यू दे रखी है हमें, v की वैल्यू दे रखी है, एसएसडी दे रखी है, और इस एवरेज स्किड रेजिस्टेंस दे रखा है। तो उसके केस में इफिशियंसी क्या होगी? तो देखिए हम जानते हैं एसएसडी इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन 254। यहां पर वैल्यू पुट कर दी एसएसडी की, ये v की वैल्यू है, और f की वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट कर ली, ये वैल्यू आई मेरे पास 0.516। तो इफिशियंसी यानी कि ईटा की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? f अपॉन में f डैश, f की वैल्यू कितनी है? 0.516, और f डैश की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 0.70। यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो परसेंटेज में निकल आएगी, ये आंसर होगा इसका। यही इसके अंदर पूछ। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस। ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस का मतलब है कि जब भी हमारा ट्रैफिक फ्लो होता है या फिर रोड यूजेज होता है और एक्सीडेंट के जो प्लान है, यानी कि एक्सीडेंट टू प्लान है, या डिजाइन से रिलेटेड डेटा का जो भी कलेक्शन है, और जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको मैनेज करना किस तरीके से है, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस। अब बात करें अगर मेन पर्पज की, तो मेन पर्पज क्या है भाई ट्रैफिक स्टडीज का? मेन पर्पज है, ये पॉइंट वाइज दे रखा है 5 पॉइंट में। पहला पॉइंट है रोड पर जो भी प्रोवाइड की गई फैसिलिटी है उनको डिटरमाइन करना है। दूसरा है कि रोड एक्सीडेंट को एनालिसिस करना है, कि यानी कि रोड पर एक्सीडेंट किस तरीके से हो रहे हैं, क्या कमियां रह गई हैं जिनकी वजह से रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उन डेटा को कलेक्ट करना है, फिर उन पर वर्कआउट करना है ताकि रोड पर एक्सीडेंट ना हो। तो ये एक काम है इसका। तीसरा है यहां पर, यानी कि सी, सूटेबल ज्योमेट्रिक डिजाइन के लिए डेटा तैयार करना,
यानी कि ज्योमेट्रिक डिजाइन है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है, ये सब ज्योमेट्रिक डिजाइन है और इन ज्योमेट्रिक डिजाइन के लिए डेटा तैयार करना है ताकि रोड पर एक्सीडेंट के चांसेस ना हो और जो ड्राइवर है अपना सेफली ड्राइव कर सके। नेक्स्ट है डी पॉइंट, सूटेबल पार्किंग फैसिलिटी को फाइंड करना कि किस तरीके से हम लोग एक सूटेबल पार्किंग दे सकते हैं, सूटेबल पार्किंग की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट मेन पर्पज इसका स्पीड कंट्रोलिंग के लिए सजेशन प्रोवाइड करना, वह स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सब मेन पर्पज हैं इसके ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस के। अगर बात करें इसके टाइप्स की तो यहां पर डिफरेंट टाइप्स दे रखे हैं। पहला टाइप है जिनमें ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज, दूसरा है स्टडीज स्पीड स्टडीज। और स्पीड स्टडीज की बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, स्पीड स्पॉट स्पीड और स्पीड एंड डिले स्टडी। नेक्स्ट है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज। नेक्स्ट है ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है टाइप ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडीज और नेक्स्ट टाइप है पार्किंग स्टडीज और नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप है इसका एक्सीडेंट स्टडीज। तो ये इसके टाइप्स हैं ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस के। एक तरीके से टाइप भी हैं और एक तरीके से इन्हीं पॉइंट्स को के अंदर जो है ये पूरा जो टॉपिक है ट्रैफिक स्टडीज का वो कंप्लीट भी होगा यहां पर और फिर हम समझेंगे वन बाय वन इनके बारे में। हमारा टॉपिक है ट्रैफिक वॉल्यूम। तो ट्रैफिक वॉल्यूम के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रैफिक वॉल्यूम है क्या चीज। तो ट्रैफिक वॉल्यूम ये होता है कि मान लीजिए किसी भी एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, किसी भी एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, और स्पेसिफाइड टाइम पीरियड क्या हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, 1 डे हो सकता है, 1 वीक हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है। तो किसी एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में और किसी एक पॉइंट से कितने नंबर ऑफ व्हीकल पास कर रहे हैं उसी को हम लोग कहते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम। तो इसके अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो इसका एक्सप्रेशन भी यही कहता है कि यहां पर 1 घंटे या फिर 1 दिन में कितने नंबर ऑफ व्हीकल पास कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि मान लीजिए कोई एक स्पेसिफाइड मैंने पॉइंट ले लिया और स्पेसिफाइड पॉइंट ये वाला ले लिया यहां से। अब यहां से ये स्पेसिफाइड पॉइंट है। अब हम यहां पर देखेंगे, अगर मान लीजिए मैं आर्ली बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं देखूंगा कि 1 घंटे में इस स्पेसिफाइड पॉइंट से कितने नंबर ऑफ व्हीकल पास कर रहे हैं, उसी को हम लोग कहेंगे ट्रैफिक वॉल्यूम। अगर हम 1 घंटे की बात कर रहे हैं तो आर्ली वॉल्यूम बोलेंगे। तो उसको हम लोग इसी तरीके से 1 डे में भी काउंट कर सकते हैं, 1 वीक के लिए भी काउंट कर सकते हैं, 1 मंथ में भी काउंट कर सकते हैं, या फिर 1 साल में भी हम ये देख सकते हैं कि 1 साल में कितने नंबर ऑफ व्हीकल इस पॉइंट से पास हुए, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम। अब ट्रैफिक वॉल्यूम की बात करें तो ट्रैफिक वॉल्यूम को हम लोग यहां पर कैलकुलेट करते हैं, Q इज इक्वल टू N इंटू 36, ये 00 आएगा, N इंटू 3600 अपॉन में 2। तो इस तरीके से हम लोग ट्रैफिक वॉल्यूम को काउंट करते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं Q की तो यहां पर जो Q है यह है इक्विवेलेंट आर्ली फ्लो, और N की बात करें तो N है यहां पर कि दी नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग अ पॉइंट इन दी रोडवे इन टी सेकेंड्स। तो इसको हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से, तो वो मिल जाएगा हमें ट्रैफिक वॉल्यूम। अगर हम इसके मेथड की बात करें तो इसके जो मेथड होते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम के, वो 2 मेथड होते हैं। एक होता है हमारा मैनुअल मेथड, दूसरा होता है मैकेनिकल मेथड। जो मैकेनिकल मेथड है इसका दूसरा नाम एक और है ऑटोमेटिक मेथड, ऑटोमेटिक मेथड। तो ट्रैफिक वॉल्यूम का मतलब यही हुआ कि नंबर ऑफ व्हीकल काउंट करने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से। तो ये 2 मेथड है नंबर ऑफ व्हीकल काउंट करने के, या फिर मैं इस तरीके से बोलूं ट्रैफिक वॉल्यूम के, या फिर नंबर ऑफ व्हीकल काउंट करने के। तो ये एक ही बात है। तो नंबर ऑफ व्हीकल जब काउंट करेंगे तो उसके 2 मेथड है, या तो आप मैनुअल मेथड से काउंट कर सकते हैं व्हीकल्स को, या फिर आप मैकेनिकल मेथड से काउंट कर सकते हैं। अगर मैनुअल मेथड से करना होगा तो कैसे करना होगा,
मैकेनिकल मेथड से हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि मान लीजिए कोई भी एक ट्रेंड पर्सन लेंगे जो थोड़ा ट्रेंड हो, काउंटिंग कर सके व्हीकल की, और किसी एक इंटरसेक्शन पर खड़ा कर देंगे, और एक आदमी को, मतलब एक इंटरसेक्शन होता है, उसके चार रास्ते होते हैं, तो एक आदमी को यहां पर खड़ा करेंगे, दूसरे को यहां पर, और तीसरे को यहां पर, और चौथे को यहां पर। इस तरीके से चार आदमी खड़े करेंगे यहां पर, और खड़े होकर उनका काम होगा कि किसी, अगर मान लीजिए वन वाले की बात करूं मैं, वन पर्सन की, तो वन पहला पर्सन क्या करेगा, सेम जो वन पर्सन करेगा ऐसे ही टू थ्री फोर ये सारे काम, सारे लोग सेम काम करेंगे। तो इनका काम रहेगा कि इस पॉइंट से, अगर मान लीजिए हमने कहा कि इनको सबको काउंट करना है आर के टर्म में, तो भाई एक घंटे में कितने व्हीकल पास हुए, तो पहला वाला बताएगा कि इसमें इतने बस गए, बस पास हुए, यहां से इतने ट्रक पास हुए, इतनी बैलगाड़ी पास हुई है, इतनी कार पास हुई है, और इतने बाइक पास हुई है, और इतने स्कूटर पास हुए हैं एक घंटे में, या फिर एक दिन में, या फिर एक वीक में, एक मंथ में, एक साल में। इसी को हम लोग कहते हैं मैनुअल मेथड ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम। अगर बात करें मैकेनिकल मेथड की, तो मैकेनिकल मेथड बेसिकली दूसरा नाम इसका ऑटोमेटिक मेथड है, और इसको तीन पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है: न्यूमेटिक मेथड, मैग्नेटिक डिटेक्टर, और तीसरा है रडार डिटेक्टर। मैनुअल मेथड, न्यूमेटिक मेथड की बात करें तो न्यूमेटिक मेथड में हम लोग करते हैं कि इस मेथड में रोड पर रबर ट्यूब लगाकर व्हीकल की काउंटिंग की जाती है। ये बहुत ओल्ड मेथड है, बट थोड़ा सा जो टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड है वो है आपका मैग्नेटिक डिटेक्टर। अगर बात करें मैग्नेटिक डिटेक्टर की, तो मैग्नेटिक डिटेक्टर में हम लोग किस तरीके से बात करते हैं, हम लोग रोड में सेंसर एम्बेडेड करते हैं, यानी कि रोड के अंदर ही सेंसर हम लोग लगा देते हैं, जिससे व्हीकल का पता लगता है। जो मैग्नेटिक फील्ड में ये चेंज के बेस पर, उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड के बेस पर ही जिससे हम लोग एक्यूरेट ट्रैफिक वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक डिटेक्टर। अगर तीसरा बात करें रडार डिटेक्टर, ये थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो रडार डिटेक्टर क्या होता है, रडार वेव का, इसमें से जो रडार डिटेक्टर होता है इसमें से रडार वेव निकलती है, उस रडार वेव का यूज करके व्हीकल्स का पता लगाते हैं हम लोग, जिससे हम लोग ट्रैफिक वॉल्यूम और उसकी स्पीड का भी एक्यूरेट पता कर सकते हैं। जैसा कि आजकल आप लोग देखते होंगे, किसी भी हाईवे एक्सप्रेस वे से जब भी आप निकलते हैं, पास होते हैं, तो वहां इस तरीके का कैमरा लगा हुआ होता है, इस तरीके का कैमरा लगा हुआ होता है यहां पर रोड में, यहां पर ये कैमरे लगे हुए होते हैं, और आपका व्हीकल जैसे ही यहां से पास करेगा, मान लीजिए ये वाला व्हीकल है, तो यहां पर ये जो कैमरे लगे हुए हैं और यहीं पर रडार डिटेक्टर लगे हुए हैं, तो ये बता देगा आपके व्हीकल की जो स्पीड है वो कितनी है। और दूसरा काम ये रहेगा कि इस पॉइंट से इतने नंबर ऑफ व्हीकल एक दिन में पास हुए हैं, तो इसका काम ये होगा। अगर बात करें नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा की, इसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, यानी कि एएडीटी की बात करते हैं हम लोग यहां पर। एएडीटी क्या होता है कि 365 में किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से कितने एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल पास करते हैं, उसी को हम लोग एएडीटी बोलते हैं। एडीटी मतलब एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो हम लोग क्या करेंगे कि एक साल में टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंट कर लेंगे और उसको 365 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारे एडीटी मिल जाएगा, यानी कि एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि साल में कितने एवरेज व्हीकल पास हुए, तो वो जो मिलेगा डेटा वो हमें किस तरह में मिलेगा, व्हीकल्स पर डे में। तो एक एवरेज मिल जाएगा एक दिन का। अगर मान लीजिए एक दिन में 10 व्हीकल गए, दूसरे में 20 गए पास हुए, तीसरे में 50 हुए, अगले में मान लो 5 हुए, इस तरीके से। तो एक साल में 65 दिन होते हैं, तो इसको टोटल को ऐड कर लेंगे और 365 से डिवाइड कर लेंगे, तो एक एवरेज मिल जाएगा एक दिन का, उसी को हम लोग कहते हैं एएडीटी। अगर हम बात करें नेक्स्ट एवरेज डेली ट्रैफिक की, तो एडीटी की बात करें तो यह एक एवरेज होता है जो 365 दिन का ही होता है ये भी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग काउंट करेंगे कि जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं किसमें, एक वीक में। इसमें हम लोग वहां पर एक 365 की बात कर रहे थे, यहां पर हम लोग एक वीक में बात करेंगे। तो एक वीक में जितने भी नंबर ऑफ व्हीकल पास हो रहे हैं उनको ऐड करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे, वही हमें एडीटी मिल जाएगा। एडीटी मतलब एवरेज डेली ट्रैफिक। नेक्स्ट बात करें इसमें ट्रैफिक चार्ट की, तो ट्रैफिक चार्ट क्या होता है, तो देखिए ट्रैफिक चार्ट हमें यह बताता है, यह शो करता है कि कई वर्षों के दौरान
कई वर्षों के दौरान तैयार किए गए ट्रैफिक के वॉल्यूम के ट्रेंड को ये शो करता है। यानी कि पिछले कई वर्षों से हम ये देख रहे हैं कि मान लीजिए कि 2020 में कुछ नंबर ऑफ व्हीकल्स रहे होंगे x, 2021 में कुछ व्हीकल्स रहे होंगे x1, 2022 में कुछ रहे होंगे x2, 2023 में इस तरीके से x3, इसी तरीके से 2025 में कुछ रहे होंगे xn व्हीकल्स रहेंगे। तो ये एक ट्रेंड बताता है। अब ट्रेंड क्या बताता है कि 2020 में कितने व्हीकल्स थे, अगर मान लो 100 व्हीकल्स थे, एक एग्जांपल के तौर पर बात कर रहा हूं मैं, 100 व्हीकल्स थे। अब 2021 में कितने हुए, मान लो 121 हो गए। 2022 की बात करें तो मान लीजिए यहां पर 130 व्हीकल मिले हमें। 2023 की बात करें तो यहां पर ये व्हीकल मिले आपको मान लो 170। तो इसी तरीके से ये क्या ट्रेंड हो रहा है, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स पर ईयर के हिसाब से इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें या फिर डिक्रीमेंट होता है, तो वो एक ट्रेंड को बताता है। अब इस ट्रेंड से फायदा क्या होता है, इससे हमें किसी भी हाईवे एक्सप्रेसवे की प्लानिंग या फिर डिजाइनिंग ऑफ पेमेंट्स को हम लोग मदद करता है ये ट्रेंड चार्ट। तो प्लानिंग और डिजाइनिंग का मतलब यानी कि किस तरीके से प्लानिंग करनी है हमें उस रोड की, और क्या डिजाइनिंग करनी है, कौन सा मटेरियल यूज करना है पेमेंट में, उसी को हम लोग डिजाइन ऑफ पेमेंट्स बात करते हैं। अब इसका जो ग्रोथ रेट है इंडिया में, इंडिया का जो ट्रैफिक का ग्रोथ रेट है वो 5 से 7% है। कहने का मतलब यह है कि इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो 5 से 7% हर साल इंक्रीमेंट हो जाता है। तो आप देखते होंगे, आप ये कहते होंगे कि इस साल कम मतलब पिछले साल इसमें कम व्हीकल चलते थे तो थोड़ा कम ट्रैफिक होता था, इस साल ज्यादा हो गया है, उससे पहले कम था। तो ये क्यों, ये इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हमारे देश में इंडिया में 5 से 7% हर साल बढ़ जाते हैं, लेकिन उस रेट से हमारे जो रोड का डेवलपमेंट है वो नहीं हो रहा था। लेकिन अब जब से नितिन गडकरी जी आए तब से रोड का जो डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, वो बहुत अच्छा हुआ है। तो थोड़ा सा जो ट्रैफिक है उसमें प्रॉब्लम कम हो गई है। तो यही जो ट्रेंड चार्ट है इसमें भी हमें ये पता चल रहा है कि देखिए 2020 में हमने पता किया यहां पर कि इसमें कुछ नंबर ऑफ व्हीकल्स रहे होंगे। अगर 2010 में और 2011 की बात करें तो यहां पर कुछ नंबर ऑफ व्हीकल्स हुए। 2012 की बात करें तो यहां पर कुछ नंबर ऑफ व्हीकल्स हुए। 2013 की बात करें तो यहां पर भी कुछ नंबर ऑफ व्हीकल्स हुए, और 2022 में बात कर रहे हैं तो यहां पर कुछ नंबर ऑफ व्हीकल्स है। यानी कि एक तरीके से जो डेटा है वो लगभग लगभग हमारा बढ़ता ही जा रहा है, इंक्रीमेंट होता जा रहा है टाइम के साथ साथ। तो यही रीजन है क्योंकि हमारे देश में 5 से 7% व्हीकल्स हर बार बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग वेरिएशन चार्ट के बारे में। तो वेरिएशन चार्ट क्या होता है, वेरिएशन चार्ट जो है हमें यह बताता है कि पीक ट्रैफिक आर को, तो पीक ट्रैफिक आर को क्या बताता है कि भाई जो भी, अगर मान लीजिए हमने एक दिन में 24 घंटे और 24 घंटे में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स किस घंटे में पास हुए, तो ये हमें कौन बताता है, वेरिएशन चार्ट बताता है। अगर बात करें आरली की तो आरली की इस तरीके से बात कर सकते हैं। अगर बात करें डेली की तो हम क्या करेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरीके से नंबर ऑफ व्हीकल काउंट करेंगे अलग अलग। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि भैया डेली के हिसाब से कौन से दिन में व्हीकल्स जा रहे हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स किस दिन में मतलब कम है, किस दिन में ज्यादा है, तो हमें दिन के हिसाब से पता चल जाएगा। वीकली वेरिएशन की बात करें तो वीक के हिसाब से हम लोग काउंट कर सकते हैं। सीजनल वेरिएशन की बात करें तो सीजन के हिसाब से भी हम लोग पता कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें वॉल्यूम फ्लो मैप की, तो वॉल्यूम फ्लो मैप क्या करता है, वॉल्यूम फ्लो मैप लोकेशन के अनुसार हमें ट्रैफिक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए तैयार किया जाता है। अब जो वॉल्यूम फ्लो मैप है उसमें हम लोग रूट के विड्थ उस स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ट्रैफिक वॉल्यूम के अनुसार होती है। और इसमें क्या होता है कि जो इंटरसेक्शन है वहां पर जो टर्न है, टर्न वाले व्हीकल्स की संख्या जो है इंपॉर्टेंट होती है। व्हीकल्स जो है फ्लो इस तरह से तैयार किए जाते हैं जिसमें जो बैंड है, जहां पर जो बैंड होगा, टर्न होगा, उसकी चौड़ाई वॉल्यूम को शो करती हो। तो इसी को हम लोग वॉल्यूम ऑफ फ्लो मैप कहते हैं। अगर बात करें 30th हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम की, तो 30th हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम क्या है कि देखिए, सबसे पहली अगर बात करूं, इसमें एक पॉइंट दे रखा है ये वाला, इसको हम लोग डिजाइन आर्ली वॉल्यूम कहते हैं। पहली बात तो यही है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिजाइन आर्ली वॉल्यूम कहते हैं। और 30th हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम होता क्या है, होता यह है कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर इसमें हमें यह शो करता है कि जो पहला घंटा है, अगर हम आर्ली बात कर रहे हैं तो पहले घंटे में नंबर ऑफ व्हीकल्स कुछ होंगे, दूसरे घंटे में होंगे, तीसरे घंटे में होंगे, चौथे घंटे में होंगे, पांचवें घंटे में होंगे, इस तरीके से हम लोग बात करते हैं 30 तक। इसमें मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ व्हीकल पास हुए, यहां से 50, यहां से हुए 60, यहां से हुए 40, यहां से हुए 30, यहां से हुए 70। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ व्हीकल से, अब इसी तरीके से हम लोग काउंट करेंगे 30 तक। अब क्या है कि इसमें हम लोग इसको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में तैयार कर लेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से तैयार करेंगे, पहले 70 आएगा, फिर उसके बाद आपका 50 आएगा, फिर उसके बाद आएगा 40 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 20 आएगा। इस तरीके से हम लोग तैयार करेंगे इस डेटा को। अब हम ये देखेंगे कि जो 30 घंटे हैं, 30 घंटे में उससे पहले जो नंबर ऑफ व्हीकल कितने, जो है जो ट्रैफिक वॉल्यूम आ रहा है वो कितना रहा है। तो यहां पर अगर देखें तो देखिए यहां पर है, अगर मैं 0 आर की बात करता हूं तो यहां पर कुछ नंबर ऑफ व्हीकल होंगे, मैक्सिमम होंगे। मान लीजिए यहां पर आपके हुए 100। अगर मैं बात करूं यहां पर 5 आर के लिए, तो 5 आर में कुछ रहे होंगे। तो मैंने जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहा हूं, यहां पर हुए आपके 90। अगर मैं बात करूं 10 आर में, तो 10 आर में कुछ रहे होंगे, ये रहे मान लीजिए 80। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं 15 की बात करूं, तो 15 पर कुछ नंबर ऑफ व्हीकल रहे होंगे 15 घंटे में। तो यहां पर मान लीजिए मैंने कहा कि यहां पर रहे 70। अगर मैंने कहा कि 20 घंटे के लिए, तो 20 घंटे में कितने नंबर ऑफ व्हीकल पास हुए, 60। अगर 25 की बात करूं तो 25 घंटे में कितने नंबर ऑफ व्हीकल पास हुए, मान लीजिए 50। और अगर मैं बात करूं 30 यानी कि 30 घंटे में, 30वें घंटे में कितने नंबर ऑफ व्हीकल पास हुए, तो यहां से एग्जाम्पल के तौर पर 40 हुए। तो हम ये कह सकते हैं यहां से कि अगर मान लीजिए मैं 0 आर की बात करूं, तो 0 आर में सबसे ज्यादा व्हीकल्स थे, है ना। तो ये पहला टॉप हो गया। अगर हम दूसरे 5 घंटे में बात करूं, तो मैं 5 घंटे में 90 व्हीकल पास हुए, 10 घंटे में 80 व्हीकल पास हुए। तो कहने का मतलब यह है कि ये वो वॉल्यूम होगा 30वां, जिसमें हम लोग डिजाइन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। और इससे पहले केवल 29 घंटे ऐसे होंगे जिसमें नंबर ऑफ व्हीकल इससे ज्यादा पास हो रहे होंगे। अदरवाइज बाकी सब क्या होंगे, देखिए यहां पर क्या है, कम होता जा रहा है। तो यहां पर क्या है कि कम होते जा रहे होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये वो आर्ली वॉल्यूम होता है जो एक साल में 29 बार इससे ज्यादा है, और बाकी जो है सभी वॉल्यूम इससे कम है। इससे देखिए 29 तो ज्यादा होंगे, 30वां तो ये होगा, इनका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, और बाकी का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं 30th हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम। अब बात करते हैं हम लोग पीक आर फैक्टर की। तो पीक आर फैक्टर क्या है कि पीक आर फैक्टर जो है, पीक आर में हम लोग नंबर ऑफ व्हीकल काउंट करते हैं, और ये नंबर ऑफ व्हीकल 4 गुने काउंट होते हैं किसी भी हाईएस्ट 15 कॉन्जिक्यूटिव मिनट्स में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब भी हमें 4 गुने व्हीकल काउंट हो जाए किसी भी 15 मिनट्स में, उसी को हम लोग पीक आर फैक्टर कहते हैं। अब पीक आर फैक्टर में क्या है, पीक आर फैक्टर जो है, पीक आर के दौरान ही डिमांड में जो वेरिएशन हो रहा है, डिमांड में जो वेरिएशन हो रहा है उसको मेजर करने का काम करता है। उसको मेजर किस तरीके से करता है कि इसका फॉर्मूला होता है PH15 इज इक्वल टू आर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम अपॉन में 16/15 इंटू V15 मैक्स। तो ये PH15 का फॉर्मूला होता है। अगर मान लीजिए इसी वेरिएशन को हम लोग ये कहें कि 4 गुने नंबर ऑफ व्हीकल अगर 5 मिनट में मिले, उसको हम लोग PH5 बात करेंगे। तो PH5 जो फॉर्मूला होगा वो भी इसी तरीके से होगा, आर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम अपॉन में 60 अपॉन में 5 इंटू V5 मैक्सिमम। यहां पर ये जो V5 और V15 है, ये क्या है, तो V15 इज इक्वल टू है यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल
ड्यूरिंग एनी 15 कॉन्जिक्यूटिव मिनट्स, किसी भी 15 मिनट, किसी भी लगातार 15 मिनट में जो नंबर ऑफ व्हीकल्स होंगे उसी को हम लोग, और वो नंबर ऑफ व्हीकल कितने होंगे, नॉर्मल से 4 गुने ज्यादा, उसी को हम लोग कहेंगे V15। अगर बात करें V5 की, तो V5 क्या होगा भैया, सेम होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल ड्यूरिंग एनी 5 कॉन्जिक्यूटिव मिनट्स, उसको कहेंगे हम लोग V5। और जो ये जो PH5 है, या पी कार फैक्टर है, PH5 की बात नहीं करेंगे हम लोग बात करेंगे पीक आर फैक्टर की। तो जो पीक आर फैक्टर की जो वैल्यू मिलेगी हमें, इसको हम लोग नोट में लिख लेंगे। इसकी जो वैल्यू है पीक आर फैक्टर की, ये वैल्यू वेरी करती है हमारी 0.25 से लेकर के 1.00, यानी कि 0.25 से लेकर के 1 तक ये वैल्यू वेरी। अब बात करते हैं ट्रैफिक स्पीड स्टडीज के बारे में। तो ट्रैफिक स्पीड स्टडीज क्या होता है? ट्रैफिक स्पीड स्टडीज के बारे में अगर हम बात करें तो व्हीकल की स्पीड को मेजर करता है ये, और एनालिसिस करता है, यानी कि स्पीड को मेजर करके और एनालिसिस करके रोड को और ट्रैफिक फ्लो को इंप्रूव करने का काम करता है। उसी को हम लोग ट्रैफिक स्पीड स्टडीज बात करते हैं। अब बात करते हैं ट्रैफिक स्पीड स्टडीज में एक पॉइंट है हमारा कि ट्रेवल टाइम। तो ट्रेवल टाइम क्या होता है? अगर मैं यहां पर ट्रेवल टाइम की बात करूं तो ट्रेवल टाइम होता है यहां पे कि ये स्पीड का रेसिप्रोकल होता है, पहली बात तो यही है। और रोड्स की जो हमारे रोड हैं उनकी जो डिफिशियंसी है उसको मेजर करता है ये। तो रेसिप्रोकल किस तरीके से है? अगर मैं बात करूं, हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो ये क्या है, v क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है, यानी कि स्पीड इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रेवल टाइम। तो ट्रेवल टाइम बेसिकली क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर हम जा रहे हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो इसमें इस पॉइंट 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर जाने में कितना टाइम लगा है ना, कितना टाइम ट्रेवल करने में लगा है, उसी को हम लोग बेसिकली ट्रेवल टाइम कहते हैं। अब बात करते हैं स्पॉट स्पीड की। अगर मैं यहां पर स्पॉट स्पीड की बात करूं तो ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, और किसी भी कहां पर, किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन पर या फिर किसी भी एक लोकेशन पर। तो मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि किसी भी एक लोकेशन चूज कर लिया हमने या फिर कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ले लिया, उस पर जो भी व्हीकल है हमारे उनकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस मतलब एकदम अचानक से जो स्पीड आती है उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पॉट स्पीड। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी हमारा ये हाईवे है, मैंने कोई एक ये सेक्शन ले लिया या कोई एक लोकेशन ले ली, है ना, ये लोकेशन ले ली मैंने। अब इस लोकेशन पर हमारे जो व्हीकल हैं, ये व्हीकल है, ये पास कर रहे होंगे। तो इसमें ज्यादातर व्हीकल जो होंगे ना, तो हमने स्पीड देख रहे हैं यहां पर कि 50 से 70 kmph की स्पीड से पास हो रहे हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन से, जो हमने सेक्शन कट किया है यहां पर, या फिर लोकेशन जो चूज करी है, इस पर जो ज्यादातर व्हीकल है वो 50 टू 70 kmph से पास कर रहे हैं। बट कुछ व्हीकल ऐसे होंगे कि इसी पॉइंट पर जो पास कर रहे होंगे ना, कि मान लीजिए कि 100 से 120 की स्पीड से पास कर रहे होंगे। तो जितने भी व्हीकल हैं 100 से 120 की स्पीड पर पास कर रहे हैं यहां से, वही हमारी जो स्पीड होगी, उन जो व्हीकल की जो स्पीड है वही हमारी स्पॉट स्पीड कहलाती है। तो ये समझ में आया होगा स्पॉट स्पीड। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड क्या होता है कि जितने भी हमारे इंस्टेंटेनियस व्हीकल की जो स्पीड थी किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन से, किसी एक पर्टिकुलर हाईवे से, उनका जो एवरेज लेंगे हम, है ना, यानी कि मेरा कहने का मतलब है, अभी मैंने जो बात करी थी 100 से 120 वाले जितने भी व्हीकल हैं, है ना, उन व्हीकल की स्पीड का एवरेज निकाल लेंगे, वही हमारा एवरेज स्पीड कहलाएगा। तो सारे व्हीकल की एवरेज स्पीड नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे स्पॉट स्पीड वाले जो व्हीकल थे, इंस्टेंटेनियस स्पीड वाले व्हीकल थे। तो अब हम बात करेंगे इसमें एवरेज स्पीड में स्पेस मीन स्पीड के बारे में। स्पेस मीन स्पीड क्या होता है? स्पेस मीन स्पीड की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, यहां पर इसका मतलब होता है कि किसी भी एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, है ना, किसी भी एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, यानी कि मैंने उस टाइम पीरियड को मान लिया टी, है ना, और स्पेसिफाइड मान लिया, हमारा एक टाइम होगा टी,
जिसको हम लोग स्पेसिफाइड टाइम पीरियड यानी कि टी में मैंने बात कर ली, उस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में। और रोड की जो लेंथ है, अगर मान लीजिए ये जो लेंथ है इसको मैंने डिस्टेंस से मेजर, डी से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को, किसी भी एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड और रोड की जो लेंथ है, अब स्पेसिफाइड टाइम क्या मिलेगा, यहां पर भी टाइम क्या होगा, T2 होगा, है ना। उस पर जो हमारा पीरियड है, उस पीरियड में रोड की जो लेंथ है उस पर सभी व्हीकल की जो एवरेज स्पीड है उसे हम लोग स्पेस मीन स्पीड कहते हैं। मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये जो लेंथ है, इस लेंथ को जितने टाइम में हमारे जो व्हीकल हैं वो पास कर रहे हैं, उसी को हम लोग कहेंगे स्पेस मीन स्पीड। अब जो स्पेस मीन स्पीड है, इसको हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं, एक हार्मोनिक स्पीड, हार्मोनिक मीन्स भी बोलते हैं इसको। दूसरा नाम है इसका हार्मोनिक मीन्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी हम डेरिवेशन कर रहे हैं और जो डेरिवेशन निकल करके आएगा, वो हमारा जो फॉर्मूला निकल करके आएगा वही हमारा हार्मोनिक मीन्स कहलाता है। तो यहां पर अब हम देख रहे हैं, अब देखिए अगर हम यहां पर बात करें वीएस की, तो वीएस क्या है, स्पेस मीन स्पीड है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो वीएस इज इक्वल टू डी, यानी कि डिस्टेंस तो फिक्स है, तो T1 प्लस डी अपॉन में T2, डी अपॉन में T3। इसी तरीके से हम लोग आगे भी बात करेंगे, डी अपॉन में T3। अब यहां पर वीएस की बात करें, वीएस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डी होंगे, नंबर ऑफ डिस्टेंसेज होंगी, तो एन इंटू डी हो जाएगा, अपॉन में समेशन ऑफ नंबर ऑफ टाइम होंगे, यानी कि बहुत सारे टाइम का समेशन हो जाएगा, T1 T2 T3 T4 डॉट 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 Tn तक। तो अब हम यहां पर बात करें कि Vs इज इक्वल टू डी को हम लोग नीचे ले आएंगे, टी अपॉन में डी बना देंगे इसको। अब एन अपॉन में क्या बन जाएगा, T1 अपॉन में डी प्लस T2 अपॉन में डी और T3 अपॉन में डी प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से यहां पर आ जाएगा Tn अपॉन में डी। अब यहां पर हम बात करें तो जो T अपॉन डी है, हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू डी अपॉन में टी होता है, और T अपॉन में डी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में V। तो यहां पर हमने इसको बना दिया कि 1 अपॉन में V, पहले का है तो 1 अपॉन में V1, दूसरे का है V 1 अपॉन में V2, और तीसरे के लिए 1 अपॉन 3 V3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन में Vn। तो ये हमारा Vs का फॉर्मूला आएगा। ये जो फॉर्मूला निकल करके आया है, इसी को हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइम पीरियड के बारे, टाइम मीन स्पीड के बारे में। टाइम मीन स्पीड को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। क्यों बोलते हैं, तो हम बात करेंगे पहले यहां पे टाइम मीन स्पीड के बारे में। टाइम मीन स्पीड क्या होता है कि किसी एक गिवन टाइम पीरियड में हाईवे पर एक स्पेसिफिक पॉइंट से पास होने वाले सभी व्हीकल की एवरेज स्पीड जो होती है, उसी को हम लोग टाइम मीन स्पीड कह रहे हैं। यानी कि जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, मैंने क्या किया, कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लिया हाईवे पर, है ना। अब ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने। अब इस पर मैं एक टाइम पीरियड दे दूंगा, मान लीजिए 12 से 1 दिन के, है ना। तो 12 से 1 में कितने नंबर ऑफ व्हीकल यहां पर पास हो रहे हैं, है ना। तो जो नंबर ऑफ व्हीकल पास हो रहे हैं उनकी कुछ स्पीड रही होंगी। किसी की स्पीड होगी मान लीजिए 50 होगी, किसी की 40 होगी, किसी की 30 होगी, किसी की 60 होगी। तो इन सब का जो एवरेज होगा वही हमारा टाइम मीन स्पीड कहलाएगा। तो ये फॉर्मूला आता है इसका, Vt इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn अपॉन में n। अब अगर आगे बात करें हम, तो आगे हम लोग बात करेंगे इसमें कि जो स्पेस मीन स्पीड है, स्पेस मीन स्पीड सभी स्पीड का हार्मोनिक मीन होता है। क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है। और जो टाइम मीन स्पीड है, टाइम मीन स्पीड सभी स्पीड का अरिथमेटिक मीन होता है। अब यहां पर अगर बात करें Vt की, तो Vt क्या है भैया, टाइम मीन स्पीड है, ये टाइम मीन स्पीड है। और अगर बात करें Vs की, तो Vs है हमारा यहां पर स्पेस मीन स्पीड, स्पेस मीन स्पीड। अब बात करें यहां पे नेक्स्ट, बट इफ ऑल द व्हीकल्स आर मूविंग एट सेम स्पीड, अगर मान लीजिए सारे व्हीकल एक ही स्पीड से पास कर रहे हैं, तो वहां पर Vs इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, Vt के बराबर बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है Vt इज इक्वल टू दिस,
और Vs इज इक्वल टू दिस। यहां पर हम बात करें Vt को हम और Vs को हम लोग जानते हैं। अगर बात करें सिग्मा एस स्क्वायर और सिग्मा टी स्क्वायर की, तो ये क्या है, सिग्मा एस स्क्वायर एंड सिग्मा टी स्क्वायर जो है आर वेरिएंस फॉर स्पेस मीन स्पीड, स्पेस मीन स्पीड एंड टाइम मीन स्पीड रेस्पेक्टिवली। तो सिग्मा एस स्क्वायर और सिग्मा टी स्क्वायर क्या बन जाएगा यहां पे, वेरिएंस फॉर स्पेस मीन स्पीड एंड टाइम मीन स्पीड, ये आर है यहां पे। नेक्स्ट है हमारा रनिंग स्पीड। तो रनिंग स्पीड क्या होता है, बेसिकली रनिंग स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल रनिंग टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कौन सी है, ये वो टोटल डिस्टेंस है। अगर मान लीजिए ये एक पॉइंट है और यहां से ये दूसरा पॉइंट है ना, पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। इस पॉइंट से लेकर के 1 से लेकर के 2 तक हमें डिस्टेंस कवर करनी है। तो इसमें जो हमारा व्हीकल है, वो व्हीकल जो मूव करेगा केवल मूविंग कंडीशन में है, वही डिस्टेंस कवर मानी जाएगी। और दूसरा, और इस डिस्टेंस में जितना भी टाइम लिया गया है, अब वो जो टाइम कौन सा होगा, वो रनिंग टाइम। रनिंग टाइम का मतलब है यहां पर जो उस डिस्टेंस के अंदर हमने कहीं पर स्टॉप नहीं लिया है, केवल और केवल हम लोग मोशन में रहे इस डिस्टेंस के अंदर, तो वो वाला टाइम लिया जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं रनिंग स्पीड। तो यहां पर लिखा भी हुआ है डिस्टेंस कवर्ड, वो डिस्टेंस कवर करेगी जब हमारा व्हीकल जो है किस में रहा है, मोशन में रहा है, अपॉन में टाइम टेकन, यानी कि जितनी देर हमारा जो व्हीकल है मोशन में रहा है उसी को हम लोग टाइम कंसीडर करेंगे, तो उसको कहते हैं हम लोग रनिंग स्पीड। और नेक्स्ट है हमारा यहां पर ओवरऑल स्पीड, या फिर हम इसको जर्नी स्पीड बोले या फिर ट्रेवल स्पीड बोले। तो ये होता है टोटल डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंस है एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक, जितनी भी डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम इंक्लूडिंग डिले। तो यहां पर क्या है कि जो टोटल टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम क्या है, अगर मान लीजिए इस डिस्टेंस से लेकर के ए से लेकर के और हमें बी तक जाना है, तो उसके लिए हमें क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में हमें रुकना भी पड़ सकता है, तो चाय पानी भी पी सकते हैं बीच में खड़े होके, है ना, या फिर अपने व्हीकल को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए राहत दिलाने के लिए। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो ये है डिले का टाइम भी कंसीडर किया जाएगा इसमें। और उसमें था हमारा केवल टाइम वो था जिसके अंदर हम लोग मोशन कर रहे थे, इसमें दोनों टाइम कंसीडर किए जाएंगे। तो मोशन वाला टाइम भी कंसीडर किया जाएगा और इसमें डिले वाला टाइम भी कंसीडर किया जाएगा। या फिर अगर मान लीजिए कोई भी ट्रैफिक लगा हुआ है ना, इस तरीके से भी डिले हो सकता है, तो इसको कहते हैं हम लोग ओवरऑल स्पीड। आज हमने इस यूनिट के बारे में पढ़ा था, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा, ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या होता है, ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस के बारे में पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम के बारे में पढ़ा, ट्रैफिक स्पीड स्टडीज के बारे में पढ़ा, मेथड्स ऑफ स्पॉट स्पीड स्टडीज के बारे में पढ़ा, क्यूमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा स्पीड एंड डिले स्टडीज क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक हमने इसमें कवर किए हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मैं इससे आगे लेकर के आऊंगा 7 का बी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।